सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने रिश्तों के टूटन की कहानी पढ़ी थी, आउटसाइडर। ठीक है, तो उसके से जो संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आउटसाइडर में आपने देखा था कि जिसमें कथानायिका नीलम के परिवार वाले उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़की को हमारे समाज में आउटसाइडर की संज्ञा दी जाती है। तो आउटसाइडर नामक कहानी में जो लड़की की सामाजिक व्यवस्था में जो लड़की की स्थिति है, पारिवारिक व्यवस्था में जो लड़की की स्थिति है, उसका जो है मूल्यांकन किया गया है। तो आज इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है कि आउटसाइडर कहानी रिश्तों में स्वार्थ की दास्तान है। रिश्तों में स्वार्थ की दास्तान है, उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न है, तो क्या उत्तर हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप चाहें तो ये पंक्तियाँ, जो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, उसको आप लिख सकते हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो मनुष्यता की खास बात है कि मनुष्य को मनुष्य के लिए मरना चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं, इसको इस कहानी के मार्फत से आप देखेंगे। परमार्थ मनुष्य का गहना है और स्वार्थ पशु की पहचान, परंतु वर्तमान समय में मनुष्य की यह पहचान कहीं खो सी गई है। आज स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया है। वर्तमान समय की यह दुखद तस्वीर है कि स्वार्थ की जड़ें मानव जीवन में गहराई तक फैल चुकी हैं। आज के समय में स्वार्थ मनुष्य के लहू में मिलकर उसकी रगों में दौड़ रहा है। अपना हित साधने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है, इसके लिए चाहे उसे अपनों को ही कष्ट क्यों न देना पड़े। तो मालती जोशी की जो कहानी आउटसाइडर है, ऐसे ही स्वार्थपूर्ण खोखले रिश्तों की गाथा है, जो स्वार्थ में अंधे होकर अपनों के ही दुख का कारण बन जाते हैं। इस कहानी के सभी पात्र अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए हैं। नीलम की माँ उसके जीवन को होम करके अपने अन्य बच्चों का जीवन संवारने में अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, क्योंकि नीलम कमाऊ बेटी है और उसकी कमाई से ही पूरा परिवार चल रहा है। उसकी माँ के सामने अपने अन्य बच्चों का, नीलम से छोटे भाई बहनों के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए वह नीलम के बारे में नहीं सोचती, बल्कि अपने अन्य बच्चों के पालन पोषण के बारे में, उनके कैरियर, उनके भविष्य के बारे में सोचती है। नीलम के बारे में वह नहीं सोचती। ये माँ का अपना स्वार्थ है। ये माँ का दायित्व था, पिता नहीं रहे तो माँ का दायित्व था कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन वह सारा बोझ नीलम के ऊपर डाल देती है और ये नहीं सोचती है कि नीलम के भी कुछ अरमान होंगे, उसकी भी शादी करनी चाहिए या उसका भी कुछ अपना जीवन होना चाहिए। वह बलि चढ़ा देती है नीलम की अपने अन्य बच्चों के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। माँ होकर भी, जबकि माँ के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन नीलम बच्चों में फर्क कर रही है। नीलम की माँ बच्चों में फर्क कर रही है। वह नीलम को एक बस कमाऊ लड़की के रूप में देख रही है और अपने अन्य बच्चों के बारे में सोच रही है। ये माँ भी स्वार्थी हो जाती है।
जब अपना स्वार्थ सामने आता है तो माँ भी स्वार्थी बन जाती है। तो आप देखते हैं कि नीलम की माँ भी जो है नीलम के जीवन की परवाह न करके अपने स्वार्थ साधन में लगी रहती है, अंततः लगी रहती है। नीलम का बड़ा भाई सुदीप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर सपत्नीक विदेश चला जाता है। पहले तो वो विदेश पढ़ने जाता है, नीलम कमा कर देती है, नीलम के पैसे से वह विदेश पढ़ने जाता है, विदेश में विवाह कर लेता है, फिर पत्नी के साथ अपने घर लौटता है और परिवार वालों को उस विवाह को स्वीकृति देनी पड़ती है। उसके बाद भी वो रुकता नहीं है कि चलिए अब तो वह सेटल हो गया तो अन्य छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाकर नीलम को मुक्त कर दे। वह तब भी नीलम को मुक्त नहीं करता, बल्कि अपनी विदेशी पत्नी के साथ विदेश में जाकर बस जाता है। वो चला जाता है और फिर पलट कर भी नहीं देखता कि घर के प्रति कोई जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नहीं। यहाँ तक कि जिस माँ ने अपनी बेटी की खुशियों की बलि चढ़ाकर उसे काबिल बनाया, वह उस माँ के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होता। ये है आज का बेटा कि जिस माँ ने उसके लिए अपनी बड़ी बेटी की खुशियों की बलि चढ़ा दी, उसका विवाह नहीं किया, समय से उसका विवाह भी नहीं हुआ और वह जो है कोलू के बैल की तरह रात दिन काम में जुटी रहकर घर के लिए पैसा बस कमाती रही। उसके पैसे से वह विदेश में सेटल हुआ, पढ़ा लिखा और फिर उसके बाद भी वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। छोटे भाई सुजीत की पत्नी अलका दोहरे चरित्र की है। वह रहती तो नीलम के साथ ही है और नीलम के सामने वह बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है, जीजी जीजी करते हुए आगे पीछे घूमती है, मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके लिए बोझ और बंधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। वह उसके लिए नीलम बोझ है, जबकि नीलम ही खर्चा उठाती है और बंधन नीलम की वजह से उसे बंधन में रहना पड़ता है। वह उस आज़ादी का उपभोग नहीं कर पाती, ये बात भी कहती है। वह सुषमा से कहती भी है, आप तो लकी हो जीजी, फुर्र से उड़ जाएंगी। जो विदेशी बहू थी उसके लिए उससे कहती है कि आप तो लकी हो जीजी, फुर्र से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बंगलौर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर आए हैं, सो भुगतेंगे। क्योंकि उसका पति वहीं पोस्टेड है और वो नीलम के साथ रहना पड़ता है, इसलिए वो कहती है उम्र कैद। यानी नीलम जो कि उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, जो उसे बहुत स्नेह से रखती है, उसके लिए भी ये इस तरह की बात करती है कि उम्र कैद में मुझे रहना है, क्योंकि नीलम के साथ रहना है। क्योंकि नीलम की जो जिम्मेदारी है नीलम उस पर है, जबकि उल्टा है, नीलम ही सबकी जिम्मेदारी पूरे घर की उठाती है, लेकिन फिर भी उसके रहने से अलका मनमानापन नहीं कर पाती, जो चाहती है वो नहीं कर पाती। उसे नीलम से पूछना पड़ता है, क्योंकि गार्जियन के रूप में नीलम है, माँ नहीं है। अब नीलम ही सर्वेसर्वा है और चूंकि नीलम से ही पूरा घर चलता है, नीलम के खर्चे से ही घर चलता है, नीलम ही सब कुछ करती है और बड़ी भी है, इसलिए अलका को एक बोझ की तरह वह लगती है। यहाँ तक कि नीलम की माँ जब थी तो वे भी बहू का मुंह देखने की बलवती इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी अविवाहित बेटी की इच्छाओं आकांक्षाओं का गला घोट देती हैं। वह जो है छोटे भाई की शादी करती है माँ, नीलम की माँ, लेकिन अपनी बेटी की इच्छाओं का गला घोट देती है। हर लड़की शादी करना चाहती है, हर लड़की अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है, ये बात वे नहीं सोचती। वे एक बार भी नीलम से
इस बारे में बात नहीं करती और न नीलम की चिंता करती हैं। लेखिका कहती भी है कि माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया। दीपू के इंजीनियर होते ही अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। जब एक भाई इंजीनियर हो गया तो उसका विवाह करने के लिए माँ लालायित हो गई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद जरूरी है, इस तथ्य से जैसे अम्मा ने आंखें ही मूंद ली थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक अविवाहित बेटी घर में पड़ी है और चूँकि भाई छोटा है उसकी शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन नहीं, वे जो है लड़के की शादी करके बहू घर में लाने के लिए उत्सुक हो गई। सबसे अलग नीलम निश्चल व निस्वार्थ भाव से सबकी इच्छाओं व खुशियों की पूर्ति हेतु निरंतर संघर्ष करती रहती है। उसका त्याग सबसे ज़्यादा है, वो त्याग जो है अकल्पनीय है तथा वंदनीय भी है। इतना बड़ा त्याग कौन करता है आज के समय में, लेकिन फिर भी नीलम ये करती है, परंतु उसके अपनों की नज़र में उसके त्याग, उसके बलिदान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई उसकी कीमत नहीं समझता। मुझे मालूम था कि वे मना कर देंगी। ये वाक्य कौन कहता है? ये अलका कहती है, जो उसकी प्रिय बहू होती है माँ की, और नीलम जिसके लिए इतना कुछ करती है। ठीक है, तो माँ ने भी वही किया। मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर पर वॉशिंग करती रही हैं। ससुराल में धौंस डपट सहना उनके बस का थोड़े ही है। लड़की को ससुराल में डपट सहना पड़ता है, डांट फटकार सुननी पड़ती है, धौंस सुनना पड़ता है। ये बात नीलम नहीं सह पाएंगी, इसीलिए यह विवाह के लिए राजी नहीं हो रही हैं। अब ये विवाह की बात तब चल रही है जब नीलम अपने सारे दायित्वों का निर्वाह कर चुकी है, सबकी शादी हो चुकी है, सभी भाई बहन सेट हो चुके हैं। तब सारे भाई बहन पिता के घर में से नीलम को हटाने के लिए उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जब नीलम कहती है कि अब इस उम्र में मैं विवाह कैसे करूंगी, जो है अब मेरी उम्र नहीं है, क्योंकि एक नवयुवती की जो भावनाएं होती हैं और एक प्रौढ़ स्त्री की भावनाओं में बहुत अंतर होता है, और अब मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो है वे उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं सारे भाई बहन। तब वो उन्हें डांट देती है कि नहीं, इस तरह की बातें मुझसे न करें। तब ये भाभी कहती है कि मुझे मालूम था कि वे मना कर देंगे। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग, बस मतलब उनका ही वर्चस्व रहा। इस घर में जो चाहती थी वे ही करती थी। तो भाई वही घर की कमाऊ सदस्य थी, वही घर, उसने ही घर को बनाया, सजाया, संवारा और घर को चला रही थी। अब तो अपने हिसाब से चलाएगी, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी। तो अब उसको है कि भाई उनका अपना वर्चस्व था, बॉस की तरह रही हैं, तो अब वो भला क्यों तैयार हों। जैसे लगता है शादी ब्याह गुड्डे और गुड़ियों का खेल है कि जब आपकी इच्छा हुई आपने शादी कर दिया, कर देंगे। जब उम्र थी तो शादी नहीं किया, और जब वो परिपक्व स्त्री हो गई तो अब उसके लिए ज़बरदस्ती उसे शादी कराना चाहते हैं ताकि वो पिता का घर खाली हो जाए और उनके भैया भाभी जो इस घर में रहते हैं वे आज़ादी से रह सकें। सिर्फ इसलिए भाई बहन चाहते हैं कि नीलम की शादी करा दी जाए, और जब वो मना कर देती है तब इस तरह की बातें की जाती हैं कि वह तो मालकिन बन के रही हैं। अब वे भला किसी ससुराल, यानी ससुराल का मतलब ही है कि बातें सहना, सुनना पड़ता है, धौंस सुननी पड़ती है, और ये जो नहीं सुनेगा वह ससुराल में नहीं रह पाएगा। तो इस तरह की बात उससे कही जाती है।
सुषमा जो उसकी बहन है, और जब वो इस तरह की बातें करती है तो ये सुनकर भी नीलम विचलित नहीं होती, और उसने उसके अपनी गृहस्थी में जन जमा चुके हैं, इसलिए बोझ बनी नीलम को किसी के भी पल्ले बांध कर इस नीलम रूपी बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे नीलम एक बोझ हो और वे किसी तरह से एक बाधा हो, एक बंधन हो, उससे सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि नीलम ने उनके लिए अपना कितना बड़ा त्याग किया था, अपनी सारे अरमानों का गला घोट दिया था, अपनी सारी खुशियों से मुंह मोड़ लिया था। इतने स्वार्थी हैं उसके भाई बहन और भाभी कि वे जो है उससे किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। नीलम के विवाह को लेकर बेचैनी उनका उसके प्रति प्यार नहीं है, बल्कि उनका निजी स्वार्थ है। अलका कहती है, हम तो जिंदगी को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। यानी उस घर में नीलम रहती हैं, इसलिए वो भाई भाभी घर में एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। नंद अनब्याही है तो थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। हम लोग उस तरह से स्वतंत्र रूप से अपने घर में नहीं रह पाते, उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि लगता है कि ननद हैं, एक तो बड़ी हैं और दूसरे उनका विवाह नहीं हुआ, तो उनके सामने जो है थोड़ा संकोच करना ही पड़ जाता है। इसलिए जब नीलम उन्हें अपने ट्रांसफ़र की खबर देती है तो वे सब खुशी से फूलने समाते। नीलम अपना ट्रांसफ़र नहीं ले रही थी, काफ़ी समय से वो नहीं जाना चाहती थी अपने लोगों से दूर। वो सोचती थी कि वो चली जाएगी तो ये घर ही नहीं चलेगा, वे लोग कैसे करेंगे, मेरे भैया भाभी कैसे रहेंगे, वे उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब वो सारी बातें सुनती है तो वह ट्रांसफ़र स्वीकार कर लेती है, और जब इस बात की खबर देती है सबको तो सब लोग खुश हो जाते हैं। किसी को कतई इस बात की परवाह नहीं होती कि वह उनसे दूर जाएगी, दूर चली जाएगी। वे जो बड़े खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि जो है बहुत बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया। वे सोचते हैं विवाह द्वारा न सही, ट्रांसफ़र द्वारा ही सही, उनका तो उद्देश्य पूरा हो गया। यानी नीलम को इस घर से दूर रखने का, पास रखने से उसका अधिकार बना रहता, और दूर रहने से वह अधिकार खत्म हो जाएगा। इस प्रकार उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। सारे भाई बहन जो उसके विवाह के लिए लालायित दिखते हैं, ऐसा लगता है कि नीलम के भले की बात करते हैं, दरअसल उनका उद्देश्य यहाँ पर समझ में आता है कि दरअसल उन्हें नीलम की चिंता नहीं है, बल्कि नीलम से घर को खाली कराने की चिंता है। हाँ, शायद नीलम की बहन पूनम स्वार्थी नहीं है। वह अपने भाइयों की तरह स्वार्थवश नहीं, बल्कि अपने बहन के प्रति संवेदना और सद्भावना के कारण ही उसके विवाह के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। जो बहन है वह जो है उसको जो है चिंता है बहन की अपनी, और वह जो विवाह का प्रस्ताव लाई है, विवाह के प्रस्ताव पर जो बातचीत कर रही है, उसमें अपनी बहन के प्रति सद्भावना है। लेकिन जो भाभियाँ सुषमा और अलका हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। उन्हें बस ये जो है उसके जो स्वामित्व से, जैसे मानो नीलम इस घर की स्वामिनी हो और उससे मुक्त होना ही उनका उद्देश्य है। जो है बहन जो है वह सोचती है कि वह स्त्री है चूँकि, तो वह सोचती है कि उस घर में नीलम को यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वह हकदार है। वह नीलम से कहती भी है, तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो,
पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। वह वस्तु स्थिति बताती है कि देखो, तुमने इस घर के लिए सब कुछ किया, तुम इस घर को अपना समझती हो, लेकिन इस घर के जो सदस्य हैं, इस घर के जो लोग हैं, वह तुम्हें अपना नहीं समझते। वे तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं समझते और इसलिए वह किसी न किसी बहाने तुमको इस घर से दूर कर देना चाहते हैं। इसीलिए वे तब तो तुम्हारे विवाह की चिंता उनको नहीं थी। नीलम के विवाह की चिंता तब तक तो उसके भाई भाभीयों को नहीं हुई जब तक उनकी अपना स्वार्थ था। यानी जब तक अंतिम भाई का विवाह करके उस दंपति को नीलम ने जो है हनीमून के लिए भेज दिया, उसके बाद जो है बड़ा भाई जो विदेश रहता है, उसकी पत्नी सुषमा और अलका जो यहाँ रहती है नीलम के साथ, सभी लोगों का एक गुट बन जाता है और सभी मिलकर जो है ये बात कहते हैं कि नीलम को विवाह कर लेना चाहिए। और तमाम तरह के प्रस्ताव, जिसमें कोई विधुर है, कोई जो है बच्चों का पिता है जिसके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, ऐसे लोग हैं जो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो नीलम के अनुकूल हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। वो सोचते हैं कि नीलम एक बोझ है और इस बोझ को जल्द से जल्द दूर कर देना है। लेकिन जब नीलम इसके लिए तैयार नहीं होती तो वे आपस में बातें करते हैं और अंदर ही अंदर नाराज होते हैं। वे कुछ कर नहीं सकते, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जब बहन भी समझाती है नीलम को, कहती है कि तुम आउटसाइडर ही रहोगी, तब वो समझ जाती है कि वास्तव में मुझे इस घर से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो भ्रम टूट गया कि इनको मेरी ज़रूरत है। ज़रूरत थी तब तक तो ये लोग ऐसी बातें नहीं करते थे, अब सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो गई हैं, इसलिए वह जो है उससे छुटकारा चाहते हैं। तो इन कथनों से जो तमाम उदाहरण मैंने आपको दिए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आउटसाइडर जो है रिश्तों में स्वार्थ की दास्तान है। अपनों के बीच रहकर भी अजनबी होने के एहसास की असहनीय एवं अवर्णनीय दर्द को उकेरती हुई यह कहानी आउटसाइडर अंतर मन को झकझोर देने वाली कहानी है। यह पाठक को अपनी सी लगती है, उसे लगता है कि ये कहानी हमारे ही बीच की है, हमारी ही जैसी हो। जिसकी जो है जैसी भावना होती है वैसे ही उसी रूप में उस बात को समझता है। तो जो भी उस कहानी के मर्म तक पहुंचता है, जो भी पाठक, उसको कहानी अपने परिवार की, अपने समाज की और किसी किसी को अपनी सी लगती है। यह कहानी वर्तमान समाज के स्वार्थपरक रिश्तों का सजीव और मार्मिक चित्रण करती है। तो जब ये इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए, जब आपको अपने वर्कबुक में इस प्रश्न का उत्तर लिखना हो कि आउटसाइडर रिश्तों के स्वार्थ की दास्तान है, दास्तान मतलब कहानी है, इस पर आप उदाहरण सहित, तो आप जो है कहानी की पंक्तियों को कोड करते हुए आप अपनी बात को कहेंगे। अगर आप इस तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तभी आपके जो प्रश्नों का उत्तर सही माना जाता है और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अगर आउटसाइडर कहानी के आधार पर नायिका का चरित्र चित्रण आपको करना हो तो उसको भी आप ऐसे करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उसके आधार पर आप वर्कबुक में इस प्रश्न को कर देंगे। नीलम का चरित्र चित्रण, चूँकि नीलम ही
कथा की मुख्य नायिका है, इसलिए उसका चरित्र चित्रण पूछ सकता है परीक्षा में भी, और आपको वर्कबुक में भी यह प्रश्न है तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि नीलम मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर की नायिका है। वह सशक्त एवं कर्मठ व्यक्तित्व की धनी है। वह सशक्त भी है और कर्मठ भी है। उसने समय की दुश्वारियों को कभी भी अपने परिवार की खुशियों के आड़े नहीं आने दिया। दुश्वारियाँ क्या थी? पिता की असमय मृत्यु और भाई बहन का छोटा होना, उनकी जिम्मेदारियाँ, विधवा माँ की जिम्मेदारियाँ, भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ, ये समय की दुश्वारियाँ। स्वयं की विवाह योग्य उम्र होते हुए भी ये सारा दायित्व उसके कंधों पर आ पड़ा, जिसका उसने सहर्ष निर्वहन किया। ठीक है, तो अब उसके चरित्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे पहला क्या है कि आप शीर्षक भी दे सकते हैं और बिना शीर्षक के भी लिख सकते हैं। प्रेम एवं त्याग की मूर्ति। नीलम प्रेम एवं त्याग की मूर्ति है। एक युवती के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या होती है? यही होती है कि उसका विवाह हो जाए, ता विवाहोपरांत खुशियों भरा जीवन जिए। नीलम ने अपने भाई बहनों के भरण पोषण व अन्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपने खुशियों भरे जीवन का त्याग कर दिया। उसने विवाह के बारे में सोचना तक बंद कर दिया। अपने विवाह योग्य उम्र के बारे में सोचना तक बंद कर दिया। उसने उस तरफ देखना ही बंद कर दिया कि मुझे भी विवाह करना है और एक विवाहित जीवन जीना है। ये लड़की की जो सबसे बड़ी जो एक खुशी होती है विवाह की, उससे वह दूर हो जाती है। वर्षों बाद आए भाई से भी उसे कोई गिला शिकवा नहीं है। भाई विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, बहुत समय बाद आता है, वो भी एक विदेशी लड़की से विवाह करके अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। वह बाद में छोटे भाई के विवाह के समय आया हुआ, इस समय उसके पहले वो नहीं आया। एक बार पत्नी को लेकर आया था, फिर उसके बाद माँ की मृत्यु में के समय में भी नहीं आया, इस समय आया है। तो निश्चित रूप से नीलम को गुस्सा होना चाहिए कि न तो तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हो और न कोई खोज खबर लेते हो, तुम माँ के मरने पर भी नहीं आए। लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं करती है, क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती है, इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि ढेर सारे उपहार खरीद कर वह भाई उन्हें देती है, अपने भाई और भाभी को। वह अपनी खुशियाँ जाहिर करती है उन्हें देकर। अविवाहित एवं एकाकी जीवन की वेदना को भी उसने परिवार की मुस्कुराहट पर न्योछावर कर दिया। भाई व भाभी के तीक्ष्ण शब्द वाणों के कठोर आघात से भी उसका प्रेम नहीं कम हुआ। जब वो सुन लेती है कि भाई भाभी उसके बारे में कैसी खराब बातें कर रहे हैं, फिर भी उनके सामने नहीं आती और न इस जवाब सवाल करती है और न ये अपना धौंस देती है कि हमने तुम लोग के लिए इतना कुछ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो दूसरी बहन होती तो वो कहती कि अरे तुम लोग कल मैंने ये किया वो किया और तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करती है। वो चुपचाप वो उसे सह लेती है और चुपचाप अपने खुशियों के लिए, तो उसकी खुशियाँ तो कुछ रही नहीं, अपनी खुशियों की कुर्बानी वह दे चुकी है। अब परिवार उसकी खुशी थी, जिसको उसको छोड़ना है, तो फिर वह जो है अपने परिवार की खुशियों के लिए पहले भी उसने त्याग किया था, अपना विवाह नहीं किया था और पूरे जीवन की कमाई को उन पर लुटा दिया था, और फिर वो त्याग करती है उन्हीं की खुशियों के लिए। वह जो है अपना ट्रांसफ़र स्वीकार कर लेती है, जबकि वह पहले 2 बार उन्हीं की खुशियों के कारण अपना प्रमोशन ठुकरा चुकी थी। वह प्रमोशन स्वीकार नहीं करती थी कि उसके लिए उसे दूर जाना पड़ेगा और वो अभी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं।
जब तक छोटे भाई की भी शादी न हो जाए, सभी लोग अपनी जगह पर व्यवस्थित न हो जाएं, तब तक वो अपना ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसमें उसका भला था लेकिन परिवार का भला नहीं था। तो उनकी खुशियों के लिए ही उसने अब तक ट्रांसफ़र नहीं लिया था, और अब उन्हीं की खुशियों के लिए वह ट्रांसफ़र ले लेती है। ये तो उसकी पहली विशेषता है कि वह प्रेम एवं त्याग की मूर्ति है। उसकी दूसरी विशेषता है कि वो कठिन परिश्रमी है। वह जो है, उसने अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम किया ताकि भाई बहनों का जीवन संवार सके। बड़े भाई सुदीप के इंजीनियर बनने था, सुजीत के नौकरी लग जाने के बाद भी उसने कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। उसने अंत तक अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उसने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह रात दिन काम करती रही, लगातार मेहनत करती रही, और दो भाइयों की नौकरी में आ जाने के बाद भी उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी छोटे भाई को सेटल करना था। अभी तक वो लगातार मेहनत करती रही, तो कठिन परिश्रमी भी है। तो ये भी उसकी विशेषता है, यह उसकी दूसरी विशेषता है। उसकी तीसरी विशेषता है कि वह स्वाभिमानी है। वह बहुत ही स्वाभिमानी है। केवल विवाह की रीति की खाना पूर्ति करने के लिए वह किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। वो लोग कहते हैं विवाह कर लो, तो वो कहती है कि सिर्फ एक विवाह की खाना पूर्ति करेंगे, लेकिन क्या हम उस विवाह के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसका मैं निर्वाह कर पाऊंगी? इसकी योग्यता मैं अपने में नहीं पाती, इसलिए वह विवाह से इनकार करती है। तभी वह परिवारजनों द्वारा लाए गए विवाह के सभी प्रस्तावों को वह इसीलिए ठुकराती है कि उसे लगता है कि विवाह भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है, और विवाह से जो पति का परिवार उससे जुड़ता है उसके प्रति भी बहुत सारे दायित्व होते हैं, जिसका निर्वाह अब मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह विवाह को ठुकरा देती है, सारे विवाह प्रस्तावों को ठुकरा देती है। वैवाहिक जीवन को लेकर उसके अपने विचार व भावनाएं हैं, जिनके साथ वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती। वह समझौतावादी नहीं है, इसलिए वह विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। चौथी विशेषता है कि भावुक हृदय की धनी। वो बहुत ही इमोशनल है, भावुक है, और इसी भावुकता के कारण वह जो है सारे फैसले वह दिल से लेती है। अपनी छोटी बहन पूनम के व्यवहारिक स्वभाव से उलट नीलम हर फैसला दिमाग से न लेकर दिल से करती है। उसके सभी निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं, यहाँ तक कि पूनम उसकी भावुकता से परेशान होकर कहती है, उसकी बहन कहती है कि ट्राई टू बी प्रैक्टिकल दीदी, दीदी तुम प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती? पर नीलम पर उसका कोई असर नहीं होता। आजकल जो समझदार लोग हैं वो अपने को प्रैक्टिकल बना लेते हैं, लेकिन जो आदर्श जीवन जीते हैं वे अब भी भावनाओं पर ही निर्भर करते हैं, और वे अब भी दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, जिसके कारण जो दुनिया के लोग हैं उसको बेवकूफ़ समझते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे नीलम का फ़ायदा उठाया गया। नीलम से फ़ायदा उठाकर उसे इस तरह से किनारे करने की कोशिश की जा रही है। तो नीलम जो है बहुत भावुक है। अन्य विशेषता क्या है? कार्य कुशल है। नीलम कार्य कुशल है। उसने जीवन भर पारिवारिक एवं व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ही कुशलता से किया है। परिवार के साथ व्यावसायिक जहाँ काम करती है वहाँ की जिम्मेदारियों के प्रति भी वह बहुत ही सजग सतर्क है, और वह बहुत मेहनत से काम करती है, जिससे कि उस कार्य क्षेत्र में उसको हमेशा सफलता मिलती है। प्रिंसिपल की बातों से पता चलता है कि पूर्व में भी उसे 2 बार प्रमोशन मिल चुका था।
प्रिंसिपल इसीलिए उससे इतना खुश थी कि उसे 2 बार प्रमोशन मिल चुका था, लेकिन जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था। बार बार मिलने वाला प्रमोशन यह बताता है कि वह कितनी अधिक कार्य कुशल है, अपने काम में कुशल है। तो ये भी उसकी विशेषता है। इसके बाद जो नीलम की विशेषता है आत्मनिर्भरता, वह एक आत्मनिर्भर स्त्री है। और आत्मनिर्भरता का गुण जो है उसके चरित्र को और भी अधिक मजबूती प्रदान करता है। अविवाहित है, लेकिन फिर भी किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सुदृढ़ है। वह सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत है और मानसिक रूप से भी सबल है। वह अपने परिवार के लोगों से प्रेम करती है, लेकिन उनकी स्वार्थपरता के सामने घुटने नहीं टेकती। वह व्यथित है पर लाचार नहीं। स्ट्रांग लेडी, वह इतनी मजबूत महिला है कि वह लाचार नहीं है। वह भाई बहनों के द्वारा ठुकराए जाने पर भी वह मुहताज नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मनिर्भर है, कार्यकुशल है। उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह इतने बड़े परिवार की परवरिश करती रही, उनको योग्य बनाती रही, तो आज भी वह लाचार नहीं है, दुखी है, क्योंकि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। ये सारी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं जो भी नीलम की, इसके आधार पर कह सकते हैं कि नीलम एक निष्ठावान, कर्तव्यपरायण, भावुक, निडर एवं साहसी स्त्री है, जिसने जीवन की कठिनाइयों को हंसते हुए पार किया है। नीलम ने जीवन में कभी हार नहीं मानी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी। पिता की कम उम्र में ही मृत्यु के बाद 3 भाइयों और बहन, माँ, सबका दायित्व, सबका बोझ उसके ऊपर आ पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने कॉलेज में मेहनत से पढ़ाती है और इतनी कार्यकुशल है कि उसे प्रिंसिपल भी प्रसन्न है, और जो है वह परिवार के दायित्वों का भी निर्वाह करती है और कॉलेज में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है, परिवार भी अच्छे से चलाती है और अपना जो व्यावसायिक यानी जो शिक्षा क्षेत्र में है उसमें भी अच्छा काम करती है। वह कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ती। तो एक जो है एक मजबूत स्त्री, एक ज्वलंत स्त्री, एक जो है आज की स्त्री जो बहुत ही सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर स्त्री है नीलम। हालांकि उसके साथ जो धोखा होता है, उसकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है, उसे अपने भाई बहनों के स्वार्थ से जो कष्ट होता है, वह तो अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद वह कहीं भी लाचार नज़र नहीं आती, कहीं भी वह टूटी हुई नज़र नहीं आती। हालांकि भावनाओं के आहत होने के कारण वह दुखी है, क्योंकि वह वैसी नहीं है जैसे उसके भाई बहन निकलते हैं। जिस तरह से उसके साथ चालें चली जाती हैं, उसे घर से दूर करने के लिए उसके साथ जो चालें चली जाती हैं, उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, जिस तरह उसकी पीठ पीछे चुगली की जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है, सब कुछ वह सुनती है, समझती है, जानती है, लेकिन शिकायत नहीं करती, लड़ती नहीं, अपना अधिकार नहीं जताती, अपने जो किए हुए दायित्व है उसका बखान नहीं करती। वह जो है मिठाई लेकर आती है और सबका मुंह मीठा कराती है और उनकी खुशी में शामिल हो जाती है, यह कहकर कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। वो जानती है कि भाई बहन सब लोग बड़े खुश हैं कि वो जो है इस घर से दूर चली जाएगी और इस घर पर से उसका अधिकार
समाप्त हो जाएगा। तो एक ऐसा ज्वलंत स्त्री चरित्र लेखिका ने हमारे सामने रखा है। साथ ही समाज की जो वस्तु स्थिति है, परिवार में लड़की की जो स्थिति है, पिता की संपत्ति में अधिकार न माना जाना, सारा कुछ करने के बाद भी लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, यह जो आज के समाज में से पूरी तरह मिटा नहीं है, उसका भी चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने इस कहानी के जो कहानी को समझा है और कहानी से संबंधित मैंने 2 प्रश्नों के बारे में बताया कि कैसे आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, कि उसके चरित्र चित्रण आएगा तब कैसे लिखना है, और अगर उसके आधार पर कुछ अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको आपको कैसे लिखना है। मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिख लेंगे और अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुझे अवश्य दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।